Hello everyone. Previous class we have left this numerical for your calculation. चलिए देखते हैं आप लोग इसको कैसे किए हो। क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर कोई एक वेज रखा हुआ था 4 kg मास का और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ था 2 kg मास का। अब ये 2 kg मास ब्लॉक स्लाइड्स डाउन द वेज। जब वो आपके नीचे पहुंचेगा 2 kg वाले का वेलोसिटी क्या होगा, ये था क्वेश्चन, है ना। तो थोड़ा मैं इसको डिटेल्स में लिखना चाहूंगा सॉल्यूशन को। considering block and wedge as a single system, अगर इस पूरे को हम एक सिंगल सिस्टम मान लेते हैं तो देयर इज नो एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन दी सिस्टम। कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, वर्टिकल फोर्सेस है, वेट वगैरह है, नॉर्मल रिएक्शन वगैरह है, हॉरिजॉन्टल फोर्स कुछ नहीं है। और हम जानते हैं कि न्यूटन अपनी सेकेंड लॉ में बोले थे जब भी कोई बॉडी के ऊपर, कोई सिस्टम के ऊपर कुछ फोर्स आता है, बॉडी अंडरगोज ए चेंज इन मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा तो चेंज इन मोमेंटम विल बी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल फोर्स आएगा तो चेंज इन मोमेंटम विल बी इन द वर्टिकल डायरेक्शन। देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो चेंज इन मोमेंटम इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी जीरो। तो हम क्या कहेंगे, द हॉरिजॉन्टल मोमेंटम, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम the horizontal momentum of the system remains constant, of the system remains constant। मतलब ये हुआ कि अगर 2 kg मास इधर जा रहा है कुछ मोमेंटम में तो 4 kg मास इधर जाएगा उतने ही मोमेंटम में, टोटल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम विल बी जीरो। विल से इसका मतलब हुआ 2 kg एंड 4 kg मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस with equal and opposite momentum, equal and opposite momentum। हाँ, ये समझ में आया। तो काइनेटिक एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी, क्या गेन इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि 2 kg 4 kg दोनों मोमेंटम बराबर मोमेंटम में जा रहे हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम p में जा रहे हैं, चलो मानते हैं। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। कितना गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ, किसका गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ, 2 kg का भी गेन हुआ है, 4 kg का भी गेन हुआ है। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि द डायरेक्शन ऑफ गेन और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 kg इज टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट? नो डायरेक्शन। यस, यही तो मैं जानना चाहता था। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दो, क्या कहेंगे, इट इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2 into m फॉर 2 kg, p स्क्वायर बाय 2 into 4 फॉर 4 kg, और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, ये तो अपनी जगह जमीन पे ही है, ये ऊपर से नीचे आया, कितना नीचे आया, 5 मीटर नीचे आया, 2g5। क्या हम यहाँ से p नहीं निकाल सकते? सिंपलीफाई करें तो p स्क्वायर बाय 4, p स्क्वायर बाय 8, इट इज 2p स्क्वायर बाय 8, p स्क्वायर बाय 8, 3p स्क्वायर बाय 8 इज 100 और p इज 800 बाय 3 का रूट ओवर। लेकिन हमें तो वेलोसिटी पूछा गया है, वेलोसिटी पूछा गया है। अगर कहेंगे 2 kg का वेलोसिटी v है तो 2v इज इक्वल टू 800 बाय 3 का रूट ओवर और v इज √1/2 रूट ओवर ऑफ 800 बाय 3। थोड़ा मार्केट करो, 2 को अंदर ले लो तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो 200 बाय 3, इट इज 200 बाय 3 मीटर पर सेकेंड। वो ज्यादा आ गया, गड़बड़ तो नहीं है कहीं?
कहीं गड़बड़ कर दी हम। ये 100 है, 200/3 is coming out to be 5 मीटर। Is my calculation all correct? P square by 2m, P square by 2 into 4, ये 8 हो गया, P square by 4, 3P square by 8, 3P square by 8 is 800/3 का रूट ओवर, 800/3 का रूट ओवर हो गया, V हो गया 4 गया नीचे, तो 200/3 का रूट ओवर, 66 का रूट ओवर। हाँ बोलिए, इज आंसर कमिंग दिस मच? यस सर। सर मेरा इतना आया था सर, पोस्ट किया था कमेंट। हाँ मैं देखा था, इट वाज 200/3। वेरी गुड सत्यम। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस यस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम ऐसा क्वेश्चन सब देखते हैं आज जिसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट है। जैसे अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है तो हम हाउ टू अकाउंट फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है, फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट है, इफ वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज, है ना। तो चलिए फिलहाल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में हम फ्रिक्शनल फोर्स या रेजिस्टेंस फोर्स को लेके सोचते हैं। अगर कोई बॉडी कुछ काइनेटिक एनर्जी में मूव कर रहा है और उसके ऊपर कुछ फ्रिक्शनल फोर्स आ गया एंड इट हैज टू डू सम वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, देन ए पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी विल बी लॉस्ट इन डूइंग वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ऐसा क्वेश्चन तो मैं अपना टेस्ट में भी डाला था, तो ये क्वेश्चन को देखते हैं। सपोजिंग हम कहेंगे हियर इज ए ब्लॉक and suppose I say it is thrown with a kinetic energy or with a kinetic energy of say something like 50 joules, and on the way the frictional force is say something like it is 10 न्यूटन, ठीक है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन है तो यहां से 3 मीटर जाने के बाद यहाँ पे उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, क्या होगा काइनेटिक एनर्जी से पूछा है। जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओनली, हियर व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक आफ्टर it moves a distance of 3 मीटर। जब वो 3 मीटर मूव करेगा उसके बाद उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ठीक है, ये बात है। 3 मीटर मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ऐसे पूछा गया। तो ऑब्वियसली हम कहेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज मूविंग ओवर फ्रॉम हियर टू हियर, वर्क इज डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। तो यही चीज को हम अपनी लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, लैंग्वेज में लिखेंगे the loss in kinetic energy is equal to work done against frictional force। loss in kinetic energy मतलब शुरू में था कुछ काइनेटिक एनर्जी, बाद में है कुछ काइनेटिक एनर्जी, कुछ घट गया है, कितना घट गया है, that is the work done against frictional force। शुरू में कितना था 50 जूल्स, बाद में वही तो पता करना है। अच्छा फ्रिक्शनल फोर्स क्या था 10 न्यूटन, उसकी अगेंस्ट में कितना दूर गया है 3 मीटर, और तो पता चल गया द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी 20 जूल्स। मैं बस ये लॉजिक को समझाने के लिए आपको ये क्वेश्चन करवा रहा था। क्या ये चीज आपको समझ में आ गया? यस 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 यस, ठीक है। तो मैं आपको एक सिमिलर दूसरा क्वेश्चन देता हूं, लेट अस डू इट। शायद ये क्वेश्चन मैं पहले करवाया हूं, मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेट अस डू इट अगेन। तो यहाँ पे कोई एक ब्लॉक फिसलना शुरू करता है, से इसका मास कितना है मालूम नहीं है,
say this length is A, this length is B and this length is C। ये ब्लॉक यहां से फिसल के आया, आके यहां पे रुक गया। क्या दिया है क्वेश्चन में? If here in figure shown the block slides from a P and stops at Q। The block slides from P and stops at Q। If coefficient of friction is same everywhere, then find mu पता करना है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हर जगह बराबर है तो म्यू क्या है बताओ। ऐसे पूछा गया है कि म्यू क्या है बताओ। ठीक, सी द क्वेश्चन इज क्लियरली अंडरस्टूड। कोई ब्लॉक यहां से फिसलना शुरू करता है और आके यहां पे रुक जाता है। जब ये ब्लॉक फिसल के यहां तक आएगा, क्या इसका कोई एनर्जी लॉस हुआ है? सर शुरू में तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं था, रुक गया तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन नीचे आया है तो देयर इज ए लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ, देयर इज सम लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बट नो गेन इन काइनेटिक एनर्जी। व्हाई? वेयर हैज दैट एनर्जी गॉन? इट हैज बीन स्पेंट इन डूइंग वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो हम क्या कहेंगे? लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी। वहां पर लिख रहे थे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लिख सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। इसलिए इसके पास कोई एनर्जी नहीं बचा है। चलिए शुरू करते हैं लिखना। हम कहेंगे सॉल्यूशन में हियर लॉस इन potential energy is equal to work done against friction। अच्छा, जब वो यहां से P से Q तक आया, पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ है। कितना हुआ है? जितना नीचे आया। कितना नीचे आया? A नीचे आया है, mgA। m क्या है? इसका मास दिया तो नहीं, एज्यूम कर लो। एज्यूम द मास इज m, so the loss in potential energy is mgA। जब वो यहां से यहां तक गया, what is the work done against friction? क्या आप लोगों को याद है यहां से यहां तक आने में work done against friction क्या होता है? mu mgB। शायद याद होगा। यस सर। यस, देखो बुक्स में नहीं है, इट इज नॉट रिटन इन एनी बुक। अब आगे चल के, अभी तो आपको भरोसा नहीं है, आप आगे आगे पढ़ोगे तो देखोगे क्या है। mu mgB वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स यहां से यहां तक जाने में इट वाज फ्रिक्शनल फोर्स वाज mu mg और उसके अगेंस्ट में कितना दूर गया? c, सो इट इज mu mgc। अब mg दोनों तरफ से कैंसिल हो गए तो मिला a इक्वल टू mu टाइम्स b प्लस c। और आपको mu पूछा गया था, mu तो निकल गया a बाय b प्लस c। So we understood the coefficient of friction is a by b plus c। ठीक है, आपको समझ में आ गया। I want to give you next question। See here, here is an inclined plane। थोड़ा ध्यान से देखना। Here is a rough horizontal plane, here is another inclined plane। इस इंक्लाइन प्लेन पे म्यू 0 है, यहाँ पे म्यू 0 है, यहाँ पे म्यू है 0.2 मान लेते हैं, कुछ वैल्यू है ये जो है। और ये लेंथ कितना है? लेंथ दिया है, चलो मान लेते हैं समथिंग लाइक से 3 मीटर। इस पॉइंट का नाम ए है,
इस पॉइंट का नाम बी है। ठीक, ऐसा कोई एक अरेंजमेंट में यहां से कोई ब्लॉक को हम अलाउ करते हैं फिसलने की, और ये ब्लॉक का मास कितना है, मास वगैरह कुछ दिया नहीं है, यू कैन अस्यूम। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, से इट इज 10 मीटर्स। अब अगर ये ब्लॉक को यहां से हम छोड़ देते हैं तो ये फिसलते हुए आएगा, क्योंकि म्यू 0 है, आएगा तो ये पे तुरंत नहीं रुकेगा, ये इधर पार हो जाएगा, फिर ये भी स्मूथ है, इधर से फिर आएगा, फिर इधर पार हो जाएगा। लेकिन जब इतनी हाइट से वो गिरेगा तो उधर उतनी ही हाइट तक नहीं चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जाते जाते सम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को ओवरकम करने में उसका कुछ एनर्जी खर्चा हो गया होगा। So a part of energy is lost while going in this direction. A part of energy is lost in overcoming the frictional force. है कि नहीं? क्या बात समझ में आ रहा है? अगर ये 10 मीटर हाइट से नीचे आ रहा है, क्या ये 10 मीटर तक चढ़ेगा? Will it go up to that height? No, क्योंकि कुछ एनर्जी घट रहा है। Yes, not necessary. अच्छा, कम हाइट चलेगा, हो सकता है कि 10 मीटर से घटेगा तो कुछ 6-7 मीटर तक चलेगा, फिर से नीचे आएगा तो इधर 4-5 मीटर, फिर जाएगा तो 1-2 मीटर, फिर आएगा तो आधा मीटर, ऐसे करते 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 अल्टीमेटली अगर रुकेगा तो कहां पे रुकेगा? एबी के ऊपर ही रुकेगा। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज, बताओ ये ब्लॉक एबी में कितने बार इधर उधर किया? क्वेश्चन इज इन फिगर शोन। The block was released from P. Find how many trips it makes across AB. AB में ये कितना ट्रिप करेगा और आपको बताना हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रिप्स। ठीक है, ठीक है, तो कैसे करें सोल्यूशन इसका? कैसे करें सोल्यूशन इसका? लेट इट मेक्स n trips. What is the energy lost in one trip? एक बार अगर इधर जाएगा या इधर आएगा, किधर भी आएगा, what is the energy lost in one trip? It is frictional force into distance. Frictional force कितना है? mu m g. m कितना दिया तो नहीं, anyway mu m g. अच्छा, कितना दूर जाना पड़ रहा है? 3 मीटर। ये बात है। सो एनर्जी लॉस्ट इन n ट्रिप्स। कितना एनर्जी लॉस होगा? n टाइम्स म्यू mg इंटू 3। इतना एनर्जी लॉस होने के बाद वो रुक गया। तो जब यहीं पे कहीं रुक गया, फिर तो टोटल एनर्जी लॉस यहां से यहां तक आया है, नीचे आया है। काइनेटिक एनर्जी तो था नहीं, काइनेटिक एनर्जी है नहीं, ना काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ ना लॉस हुआ, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ है, नीचे आया है। सो हम कहेंगे टोटल एनर्जी लॉस यहां से यहां तक आने में इज इक्वल टू टोटल एनर्जी लॉस इज इक्वल टू 3n mu mg एंड टोटल एनर्जी लॉस कितना है? यहां से यहां पर आके रुका है, 10 मीटर नीचे आया है, mg 10 इज इक्वल टू 3n mu mg। वो मिल गया। क्या मिल गया? mg तो कैंसिल हो गया। नाउ mu n3 इज इक्वल टू 10। म्यू का वैल्यू आपको मालूम है, म्यू का वैल्यू आपको मालूम है, यहां से आपको n का वैल्यू पता करना है। वेल यू कैन डू इट नाउ।
थोड़ा सा सोचोगे तो आप आंसर निकाल दोगे, क्योंकि अभी आपको पता चल गया है क्या करना चाहिए। सर 10/0.6। 10/6, बट देन इट शुड बी ए होल नंबर नो। तो देखेंगे कैसा हो रहा है, जो फ्रैक्शन आ रहा है उससे हम क्या मतलब निकालते हैं, क्या मतलब निकालते हैं फ्रैक्शन का, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ये मिला, इसका मतलब हुआ हाउ मेनी ट्रिप्स इट इज गोइंग टू मेक, इट इज गोइंग टू मेक you find n is equal to 10 by mu 3n, n is equal to 10 by 3 mu, mu is 0.2, 2 by 10, so it is 100 by 6, it is 16.66, 16.66। कोई अगर पूछेगा क्या ये ए और बी के बीच में कहीं रुकेगा, हाँ रुकेगा। कितने दूर पे रुकेगा बताओ, एट व्हाट डिस्टेंस, चलिए सोचते हैं कि कितने दूर पे रुकेगा। अब तो आपको रीजनिंग लगाना है। 16.66 ट्रिप के बाद रुकेगा। अच्छा, 1 ट्रिप के बाद वो बी पे था, 2 ट्रिप के बाद ए पे था, 3 ट्रिप के बाद बी पे था, 4 ट्रिप के बाद ए पे था, 16 ट्रिप के बाद कहां पर था, 16 ट्रिप के बाद कहां पर था, ए। आफ्टर इवन नंबर ऑफ ट्रिप्स इट वाज एट ए। हाँ समझ में आया। अब 16 ट्रिप कंप्लीट हो गया है, 0.66 ट्रिप। अच्छा, 1 ट्रिप में जाता है 3 मीटर, 0.66 ट्रिप में कितना दूर जाएगा, 2 मीटर। सो अल्टीमेटली इट विल स्टॉप एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम ए। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? Yes. It will stop. कहां पे रुकेगा एग्जैक्टली? It will stop at a distance 2 meter from A. It will stop at a distance 2 meter from A. समझ में आया? अगला क्वेश्चन किए करें। Let's see. ये क्वेश्चन को मैं आप लोगों की टेस्ट में भी डाला था, ये सोच के कि आप लोग धुरंधर लोग कर लोगे। मालूम नहीं कितने लोग किए इसको, आई हैव नॉट चेक्ड इट। सपोज यहां से कुछ 12 मीटर हाइट से कोई एक बॉल जिसका मास 2 kg गिरता है और गिरने के बाद जमीन के अंदर धंस जाता है टू ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, और पूछा है कि बताओ व्हाट इज द रेजिस्टेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, दिया है ए बॉल ऑफ 2 kg falling from a height of 12 meter penetrates into ground up to 3 meter height. Ground resistance force. Ground resistance force. Ground resistance force. जब ये बॉल यहां से गिरा, बॉल जब कुछ गिरा यहां से, तो पहुंचा कहां, यहां पे आके पहुंचा, इतना दूर आके रुक गया। तो बॉल का तो कुछ एनर्जी लॉस हुआ है, देयर इज ए लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बट देयर इज नो गेन इन काइनेटिक एनर्जी, वेयर दैट एनर्जी हैज गॉन। तो हम कहेंगे, क्या लिखेंगे इसके लिए, सॉल्यूशन में लिखेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट, अगर ये फोर्स F है तो अगेंस्ट F। क्या ये स्टेटमेंट सबको समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? कुछ पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ, कोई काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं हुआ, बिकॉज दैट एनर्जी स्पेंड इन डूइंग व्हाट, द अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, रेजिस्टेंस फोर्स। कितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ, जितना नीचे आया, कितना नीचे आया, 12 मीटर, अरे नहीं और भी तो गया 3 मीटर, टोटल 15 मीटर गया है। 2
2G12 प्लस 3, ये समझ में आना चाहिए। अच्छा, फिर व्हाट इज द वाटर अगेंस्ट फ्रिक्शन? वाटर अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना था? वाटर अगेंस्ट फ्रिक्शन वाज फ्रिक्शनल फोर्स की डिस्टेंस अगेंस्ट में कितना दूर गया? जैसे जमीन पे घुसा तभी तो एक फोर्स आया, उस फोर्स के अगेंस्ट में कितना गया? 3 मीटर गया, तो 3F। तो व्हाट इज F? इट इज 15 into 2G by 3 is 100 न्यूटन। क्या बात समझ में आया? यस सर। यस। यस सर। अगला क्वेश्चन, when a bullet is horizontally fired into a fixed disc with a speed u, with a speed u, it comes out on other side with say 9u by 10, with speed 9u by 10. Find how many such discs are required to stop it. ध्यान से देखो, कोई एक डिस्क था, कोई बुलेट को हॉरिजॉन्टली फायर कर दिए यू स्पीड में, तो पता चला ये बुलेट निकला इधर 9u/10 में। ये बुलेट, ये डिस्क फिक्स था, मूव नहीं कर पा रहा था, ये फिक्स था, 9u/10 में निकला। तो एक में घुस के निकला तो 9u/10 हुआ। पूछा ऐसा कितना तो डिस्क लगा देंगे कि बुलेट रुक जाएगा? हमें बुलेट को रोकना है। हाउ मेनी सच डिस्क आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट? हाउ मेनी सच डिस्क आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट? चलिए मैं कहता हूं अब इस क्वेश्चन को आपके लिए, ठीक है? देखो, ये ब्लॉक इसके अंदर से घुसा और निकला, स्लो हो गया। क्यों स्लो हो गया भाई? क्योंकि जब ये बुलेट इसके अंदर से जा रहा था तब उसके ऊपर कुछ फोर्स आ रहा था। अगर ये डिस्क का थिकनेस L है तो सम वर्क वाज डन अगेंस्ट दिस फोर्स, कुछ एनर्जी घट गया। अब हर एक डिस्क में तो थिकनेस उतना ही रहेगा, फोर्स वही रहेगा। हर एक डिस्क में बराबर अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होगा कि नहीं होगा? यस। तो चलो सोचते हैं, एनर्जी लॉस इन वन डिस्क, सॉल्यूशन की बात करें। एनर्जी लॉस इन वन डिस्क कितना है? इट इज हाफ mu² लेके घुसा और निकला हाफ m 9u/10 का स्क्वायर। हाँ सर, ये तो समझ में आया, ठीक है। रिमेंबर, दीज आर ऑल क्वेश्चंस व्हिच आर सपोज्ड टू कम इन ऑल एंट्रेंसेस लाइक जेईई में, मेडिकल एंट्रेंस। आप लोगों को अभी 2-3 क्लास में से जितने न्यूमेरिकल करवाया हूं, सारा क्वेश्चन उन लोगों के लिए चाहिए जो लोग इस साल जेईई के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो ये कोई लुंदू पुंदू क्वेश्चन नहीं दिए आपको, अच्छा क्वेश्चन दिए, है ना? ये तो कितना हुआ? थोड़ा सिंप्लीफाई कर तो कितना हो रहा है? ये हो रहा है हाफ mu² कॉमन ले लो, अंदर रह गया 1 - 81/100, नहीं, दैट इज हाफ mu² टाइम्स 19/100। इतना एनर्जी लॉस होता है एक डिस्क में। लेट n discs are required to stop it, required
टू स्टॉप इट, मतलब total loss in kinetic energy will be equal to N times half mu square into 81 by, sorry, it was 19 by 100, 19 by 100। हाँ, पता चल गया। टोटल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? पूरा का पूरा रुक जाएगा, U में फेंके थे तो रुक गया, सारा लॉस हो गया। That is equal to N times half mu square into 19 by 100। इससे N का वैल्यू क्या आया? 100 by 19, it is 5 point something। So 6 discs are required, 6 discs are required to stop it। क्या आपको समझ में आया? लास्ट वाला पार्ट देखो, एक डिस्क में जब वो घुस के निकला, फोर्स F था, डिस्टेंस L था, कुछ एनर्जी लॉस हो गया, कितना एनर्जी लॉस हुआ ये। दूसरे डिस्क में जाएगा तो हर डिस्क में बराबर F मिलेगा, बराबर L मिलेगा। ये आपको याद रखना है कि एनर्जी लॉस इन ईच डिस्क इज सेम, एनर्जी लॉस इन ईच डिस्क इज सेम। हर एक डिस्क में बराबर एनर्जी लॉस होगा, ठीक है ना? हम कहेंगे एनर्जी लॉस इन ईच डिस्क इज सेम, एनर्जी लॉस इज सेम इन ईच डिस्क। कैसे पता चला? क्योंकि हर एक डिस्क में उसको उतना ही F मिलेगा, उसको उतना ही दूर जाना पड़ेगा। मान लो एक तो डिस्क के बाद रुकता है तो कितना लॉस हो जाएगा? N इंटू दिस। इसमें क्या हो जाएगा? वो रुक जाएगा, रुक जाएगा मतलब सारा एनर्जी लॉस हो जाएगा। सारा एनर्जी मतलब कितना एनर्जी लेके वो अंदर गया था? हाफ mu स्क्वायर, अब रुक गया है मतलब सारा का सारा एनर्जी लॉस हो गया है। हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू N टाइम्स हाफ mu स्क्वायर इंटू 19 by 100। यहाँ से N का वैल्यू निकल गया, हाफ mu स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो गए हैं, आपको दिख रहा होगा। क्या मिला है? N का वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 100 by 19। If N is coming out to be 100 by 19, तो it is 5 point something। 5 डिस्क में रुकेगा नहीं, और थोड़ा सा चाहिए तो कितना टो डिस्क रखेंगे? 6 टो डिस्क रख देंगे, 6 टो डिस्क रख देंगे तो ये रुक जाएगा। क्या आपको समझ में आया अभी? यस सर। यस सर। यस, देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉस ऑफ एनर्जी के बारे में कहानी। ठीक है, ठीक। मैं अभी आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूं रिगार्डिंग पावर। क्या है ये पावर? पावर इज नथिंग बट द रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब कितना वर्क करते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना जल्दी जल्दी करते हो वो इंपॉर्टेंट है। अगर कोई वर्क आप जल्दी जल्दी कर पाते हो आपका पावर ज्यादा है, कोई वर्क आप धीरे धीरे करते हो आपका पावर कम है। टू डिफरेंट पर्संस कैन डू सेम वर्क बट देयर पावर्स में बी डिफरेंट, है ना? तो पावर क्या? इट इज रेट ऑफ doing work if W amount of work is done in T seconds, then पावर क्या हो जाता है? W by T, जूल्स पर सेकेंड, जिसको हम लोग प्यार से वाट कहते हैं। कोई अगर W वर्क को T सेकेंड में कर पाता है, W जूल ऑफ वर्क को T सेकेंड में कर पाता है, उसका पावर है W by T वाट। समझ में आया?
और आपको मालूम होगा शायद, और नहीं भी मालूम है तो याद रखो, 746 वाट इज कॉल्ड 1 हॉर्स पावर। अगर समझ में आ रहा है तो बताओ, एक 1 HP मोटर है, मतलब 1 हॉर्स पावर वाला मोटर है, और एक 5 HP मोटर है, कौन ज्यादा वार कर सकता है? हाँ सर, दोनों सारे वार कर सकते हैं, लेकिन जो 1 HP वाला होगा वो ज्यादा समय लेगा, और जो 5 HP वाला होगा वो कम समय लेगा। कोई टैंक को भरना है, 1 HP वाला मोटर भरने के लिए जितना समय लेगा, 5 HP वाला उससे 1/5 टाइम में भी कर लेगा, क्योंकि उसका पावर ज्यादा है। समझ में आ रहा है क्या? याद रहे कि पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब यहां पे मैं और थोड़ा समझाना चाहूंगा। हमें मालूम है कि if force displaces a body over a displacement s, in t seconds, then हमारा पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क डन बाय टाइम। रिमेंबर, पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसका कोई ये वेक्टर नहीं है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि W इज स्केलर, T इज आल्सो स्केलर, है ना? टाइम इज स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। W को आप लिख सकते हो F डॉट S बाई T, लेकिन वो S डिस्प्लेसमेंट गया है T सेकेंड में, तो S बाई T को हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी। सो इट इज F डॉट V। सो पावर कैन अदरवाइज बी फाउंड इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, और चाहे तो आप इसको कुछ FV cos थीटा लिख सकते हो, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन F एंड V। ये आपको समझ में आना जरूरी है। क्या पावर क्या है आप लोगों को समझ में आया? बहुत सिंपल सा थ्योरी है, कोई ज्यादा इसमें तामझाम नहीं है। रेट ऑफ डूइंग वर्क कैन बी फाउंड बाय टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम, और यू से इट इज F डॉट V और FV cos थीटा। ठीक है ना? क्या यहां तक की चीजें सबको समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? तो ठीक है, चलिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहते हैं। A pump can fill a tank in time T1. Another pump can fill it in time T2. If both the pumps work together, how much time it will take to fill the tank? टैंक को भरने के लिए कितना समय लेगा? ऐसा क्वेश्चन हम लोग बचपन में किए हैं। ए एक काम को 3 दिन में करता है, बी एक काम को 10 दिन में करता है, दोनों मिलकर करेंगे, कितने दिन में करेंगे? ऐसा क्वेश्चन किए है ना? हाँ, तो ठीक है, कैसे करेंगे? लेट W इज वर्क टू बी डन, मतलब टू फिल अप द टैंक, जिसको अगर पहले का पावर P1 है, P1 is power of
first pump, P2 is power of second pump, ऐसा हमें मालूम है। तो W P1 P2 को हम कैसे लिख सकते हैं? W must be equal to P1 पावर वाला पंप T1 टाइम में कर लेता है, P1 is W by T1, so P1 into T1 is equal to W. Similarly, I can write this as P2 into T2 is also equal to W, क्योंकि हमें मालूम है कि पावर इज W by टाइम। क्या यहां तक की चीजें समझ में आए? ठीक है, चलिए। When they operate together, what is the power? पावर तो स्केलर क्वांटिटी, इसका पावर उसका पावर जुड़ जाएगा। Let total time is T. Now T1 plus P2 into T must be equal to the same work. They have to fill up the tank. हमें T पता करना है। It is W by P1 plus P2. लेकिन ये P1 क्या है भाई? P1 is W by T1, P2 is W by T2. वैल्यू डाला जाए तो मिल गया W by T1 plus W by T2, है ना? थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो यू विल फाइंड इट इज कमिंग आउट टू बी T1 T2 by T1 प्लस। क्या क्वेश्चन समझ में आया और आंसर भी समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. यस। अगला क्वेश्चन, यहां पे कोई एक ब्लॉक जिसका मास है से 4 kg, जो कि स्लाइड कर रहा है नीचे, और मान लो कि ये नीचे स्लाइड कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड में, 6 मीटर पर सेकेंड में। At the instant shown, what is power exerted by gravity? ग्रेविटी किस रेट में काम कर रहा है? और सॉल्यूशन काफी सिंपल है। पावर इज W by T तो है, बट देयर इज अदर फॉर्मूला आल्सो, F डॉट V। अच्छा, तो यहाँ पर फॉर्मूला को थोड़ा एक्सपांड करेंगे तो मिलेगा F V cos थीटा। What is the force of gravity here? The force of gravity here is 4G. And what is the angle between them? You say it is 60 degree. तो हम क्या कहेंगे? It is equal to, it is 4G, वेलोसिटी दिया है 6 cos of थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन F एंड V, F और V के बीच में एंगल है, तो इट इज 60 डिग्री, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 120 वाट। क्या बात समझ में आ रहा है? पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस रेट में ये वर्क कर रहा है? दिस इज द पावर व्हेन द वेलोसिटी वाज 6 मीटर पर सेकंड में। सीधे सीधे फॉर्मूला का यूज आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या हो गया? द ब्लॉक इज कमिंग डाउन विथ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड एट दैट इंस्टेंट, एट द इंस्टेंट शोन, इसी समय पे फोर्स था ये, तो इस फोर्स के चलते कितना पावर इसके ऊपर आ रहा है? इट इज F डॉट V, ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है, सो इट इज F V cos 60 एंड इट इज कमिंग आउट टू बी 120 वाट। क्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. अगला क्वेश्चन देखिए, ये आप लोग करोगे। ए पंप कैन लिफ्ट 30 kg of water to a height of
meters in every minute. Find power of the pump. Find power of the pump. तो आपको देखना है कि 1 मिनट में 30 केजी पानी को 8 मीटर हाइट को उठाता है तो कितना वार करता है ना। तो हम कहेंगे वार रन बाय पंप इन 1 मिनट इज इक्वल टू 30 केजी पानी को उठाया कितने ऊपर 8 मीटर है ना। mgh इज द वर्क डन, क्योंकि उसको उठाना पड़ा ना, जो पानी था उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया बिकॉज हु डिड इट, द पंप पुश्ड इट। द वर्क डन बाय द पंप इज 30 into 8 into g। ये पेन का मास m है, इसको h हाइट में उठाया तो कितना वार किया, जितना इसका एनर्जी बढ़ गया। एनर्जी बढ़ गया तो कहां से आया एनर्जी, एनर्जी कहां से आया, बिकॉज आई डिड सम वर्क, तो इसलिए उसका एनर्जी बढ़ गया। मैं कितना एनर्जी दिया हूं, ये 30 into 8 into g and that is equal to 2400 joules। टाइम is equal to 60 seconds, क्योंकि 1 मिनट में किया है तो पावर कितना हो गया, वर्क डन बाय टाइम। तो हम कहेंगे 2400 बाय 60 इज इक्वल टू 40 वाट। पंप का वाटेज क्या है, 40 वाट। इट इज डन, द पावर ऑफ द पंप इज 40 वाट। क्या चीजें समझ में आ रहा है, Yes, sir. यस ठीक है। देखो कितना इंटरेस्टिंग है पावर के बारे में बात करना। ये कोई एक इंक्लाइन प्लेन है और इसके ऊपर कोई कार चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये कार ऊपर की तरफ जा रहा है और कार का मास दिया हुआ है 100 केजी का कार है। इट इज मूविंग अप विथ ए स्पीड ऑफ से 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये एंगल है 30 डिग्री। The car is moving up with constant velocity (4 meter per second), ठीक है। तो हम कहेंगे कि what is the power of the engine, इंजन का पावर कितना है। अब देखो इंजन इसको खींचते हुए ऊपर ले रहा है, पहले हम निकालते हैं F, फोर्स ऑफ इंजन। इंजन का फोर्स कितना है, कितना फोर्स में खींच रहा होगा, जितना फोर्स इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा है उसी को काउंटर करेगा, तभी तो ये ऊपर की तरफ इसको ले पाएगा। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको कुछ F फोर्स लगाना पड़ेगा जितना ये फोर्स को काउंटर कर सके। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए नेट फोर्स मस्ट बी 0 फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन। For constant velocity motion, the acceleration is 0, means net force is 0। That means इंजन को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना फोर्स नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ कितना फोर्स है, mg sin 30 है कि नहीं, और m तो 100 kg दिया है, so it is 100 g 1/2 is 500 न्यूटन।
अच्छा, इंजन इतना फोर्स लगा के इसको ऊपर चढ़ा रहा है, ठीक है। वेलोसिटी इज गिवन 4 मीटर पर सेकंड, तो फिर इंजन का पावर कितना होगा, एफ भी cos थीटा, एफ इज 500 न्यूटन लगा रहा है और वो भी वेलोसिटी है 4 और दोनों के बीच में एंगल है कितना, एंगल है 0, सो यू से इट इज cos 0, इट इज 2000 वाट, द इंजन पावर इज 2000 वाट। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? यस सर। Yes. देखो कोई डिफिकल्ट चीज तो है नहीं, पावर क्या है आप लोगों को समझ में आने लगा, ठीक है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग बहुत आसानी से ट्राई कर सकते हो। पावर वाले, पावर इज ए स्मॉल आर्टिकल, बुक में आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना, तो आप पावर डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, वो आर डन बाय टाइम। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे।